नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं बेहोशी का डॉक्टर हूं। तो यदि ये शो देखने के दौरान आपको कुछ नींद सी आए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा काम ही ऐसा है। अब सबसे पहले कोविड टाइमलाइन की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हर मेडिकल हम उसमें डिस्क्लेमर देते हैं कि साहब हमारा कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई कोई पैसे तो नहीं खा रहे हम किसी कंपनी से। तो वैसा ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोविड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारी मेडिकल की पढ़ाई के समय कोविड नहीं होता था, ये नया नया आया। हम सारे डॉक्टरों ने एक साथ ही सीखा है। और मजेदार बात ये हुई कि हमारे साथ साथ ही सारी पब्लिक ने भी सीखा है व्हाट्सएप पर। तो मुझे व्हाट्सएप पढ़ पढ़ कर जो मेरा खून उबलता था, वो मैंने एक दिन समीर जी को बोला। मैंने कहा समीर जी, मेरे अंदर भी बहुत सारा कोविड उबल रहा है, मुझे कहीं निकालना है इसको। तो बोले आपका अपना ग्रुप है, आ जाओ झिलाते हैं। तो बस आज आ गया। तो पहली बात तो ये कि कोविड एक नई बीमारी है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। हम सब इसको सीख रहे हैं और धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। जैसे जैसे नई रिसर्च आती है, फिर कोई चीज़ चालू होती है, कोई चीज़ बंद होती है, फिर एक नई दवा आ जाती है, फिर उस पर काम होता है, फिर लगता है नहीं यार ये काम की नहीं है, फिर नया आता है। तो जो मैं आज कह रहा हूं वो आज के लिए वैलिड हो सकता है एक महीने बाद वो सब हास्यास्पद लगे, लेकिन अभी के संदर्भ में जो चीजें सही हैं वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात कि मैं एसएमएस और वैक्सीन वाली बातें नहीं करूंगा, वो बहुत समय से चल रही हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ उस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो मैं फिर से सूरज को दिया दिखाने की कोशिश करूं, वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात कि अगर 1.5 साल समझाने के बाद भी अगर आपको कहना पड़े कि मास्क पहनो भैया या वैक्सीन लगवा लो भैया, तो कोई औचित्य नहीं है। तो मेरी तरफ से तो आप एसएमएस फॉलो करो या नहीं करो, करो तो आपका भला है, नहीं करो तो डॉक्टरों का भला है, किसी न किसी का भला तो होना ही है उसमें। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात कि मेरे विचार नितांत अपने हैं, चैनल उसके लिए चैनल डज नॉट सब्सक्राइब टू इट इन पार्ट और इन होल। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे डॉक्टर्स इत्तेफाक नहीं रखते हो सकता है मेरी बातें एग्जैक्टली साइंटिफिक लिटरेचर से डायरेक्टली मैच नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें इनमें से अनुभव सिद्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें एनिक्डोटल हैं, स्वानुभूत हैं। तो यू हैव अ राइट टू अग्री और डिसअग्री। तो इन तीनों डिस्क्लेमर्स के बाद अपन सीधे शुरू करते हैं अपना कोविड का ज्ञान। तो जैसे हार्ट अटैक में हम लोग कहते हैं या कि स्ट्रोक में हम कहते हैं कि एक गोल्डन आवर होता है। अगर आपको चेस्ट पेन शुरू हुआ है और आप उसके 1 घंटे में अगर अस्पताल पहुंच गए तो आपका हार्ट अटैक हुआ और ना हुआ एक बराबर है। इसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं। ऐसा का ऐसा स्ट्रोक में होता है। यदि किसी को पैरालिसिस हो रहा है और यदि वो 2-4 घंटे के अंदर भी अस्पताल पहुंच गया, जितना जल्दी अस्पताल पहुंच गया, उसके सर्वाइवल के और उसके पूरी तरह से ठीक हो जाने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली यही कहीं कोविड में होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, और पता भी है तो वो फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना ही एक अलग व्हाट्सएप ज्ञान पे चलते रहते हैं। और ये देख देख के मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अस्पताल में देखता हूं कि एक पेशेंट मेरे पास आया है जो 9 दिनों से घर पे इलाज करवा रहा था, या कि घर में ही रेमडेसिविर लगवा रहा था, या घर में एक आईसीयू बना के बैठा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है। तब मुझे बहुत सारा इरिटेशन होता है, वही इरिटेशन निकालने के लिए मैं आया। तो कोविड की टाइमलाइन का मतलब यह है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कोविड का वायरस किस किस दिन पे क्या क्या काम करता है, और साथ में यह भी देखेंगे कि उस दिन पे हम करते क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो ये कोविड टाइमलाइन का डिस्कशन होगा। 2-3 स्टेजेस में अपन बांट सकते हैं इसको। अगेन ये किसी लिटरेचर से नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। एक हिस्सा है इन्फेक्शन होने से लेके फर्स्ट सिम्टम्स तक का। 2 अलग अलग चीजें हैं, इन्फेक्शन और डिजीज। इन्फेक्शन का मतलब है कि जब वायरस आपके भीतर गया, और डिजीज मतलब जब आपको कोविड के लक्षण या बीमारी होना शुरू हो गई। तो इन्फेक्शन और फर्स्ट सिम्टम्स। दूसरी स्टेज है पल्मोनरी फेज, जिसको हम कहेंगे कि वायरस आपके लंग्स में चला गया है और उसने थोड़ा बहुत डैमेज करना शुरू कर दिया है। और तीसरी स्टेज है इन्फ्लेमेशन की, कि उस वायरस के कारण आपके लंग्स में सूजन आनी शुरू हो गई है, पानी भरना शुरू हो गया है, लंग्स के छोटे छोटे एल्वियोलाई कोलैप्स होने शुरू हो गए, पिचकने शुरू हो गए। तो इन 3 हिस्सों में मोटे तौर पे बांटते हैं, और इसके बाद फिर या तो रिकवरी है या नहीं रिकवरी है। तो इसी टाइमलाइन से हम समझेंगे कोविड को कि क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। तो वायरस सबसे पहले काम करता कैसे है। जब नया नया आया था तो किसी को कुछ नहीं पता था, हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा था कि हम सामान को 3 दिन बाहर टांग के रख रहे थे और डिटर्जेंट से सब्जियां धो रहे थे। अब हम थोड़ा सा बेहतर जानते हैं। हम जानते हैं कि वायरस का अंदर जाने का रास्ता नाक से और मुंह से है। कॉमनली वायरस, अगर अपन साइंटिफिक बात करें तो शरीर में रिसेप्टर होते हैं सेल्स के,
और ये वायरस जिन रिसेप्टर्स पे जाके चिपकता है वो मेनली 3 जगहों पे होते हैं, या तो नाक में होते हैं, या आपके लंग्स में होते हैं, और या आपकी ब्लड वेसल्स में होते हैं। अगेन टू सिंप्लीफाई कर रहा हूं, पर फिर भी मोस्टली नाक में, लंग्स में या ब्लड वेसल्स में इसके रिसेप्टर होते हैं जहां पे जाके चिपक सकता है। अब लंग्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, ब्लड वेसल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ इकलौता रास्ता आपका नाक या मुंह है जहां से कि वायरस अंदर जा सकता है। तो बाकी का सारा जो कर्म कांड है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि हमारा नाक और मुंह ढका हुआ है वायरस वाले व्यक्ति के संपर्क में तो हम सुरक्षित हैं। बाकी आप सब्जी को डिटर्जेंट से न भी धोएं तो शायद चल जाएगा। दूसरी बात कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया और आपकी नाक में जाके उस रिसेप्टर में चिपक ही गया तो करेगा क्या? ये वायरस बड़ा शाना है। जैसे वो कुछ मेड्स आती है ना, होली दिवाली पे अपन बुलाते हैं, वो आके आपके घर के सामान से आपके लिए लड्डू और वो सब बना के चली जाती हैं। ये वायरस एग्जैक्टली वैसा है। ये अंदर जाके अपनी वायरस बनाने की फैक्ट्री डालता है, आपकी नाक के सेल को पकड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके उसको वायरस बनाने की फैक्ट्री बना देता है। अब वो सेल आपका अपना नहीं रहा, वो वायरस के कब्जे में आ गया है और अब वो सेल आपकी नाक का काम नहीं कर रहा, आपकी सुगंध उसने बंद कर दी और वो सेल अब वायरस बना रहा है और सैकड़ों हजारों की संख्या में बना रहा है। ये फैक्ट्री चालू हो गई है। अब ये वायरस निकलते हैं और कूद कूद के आपके फेफड़े की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। फिर ये कूद कूद के आपके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और उसके साथ साथ ही हमारे सेल्स को पता चलता है कि भैया कोई बाहरी चीज आई है, उसने हमारे सेल्स पे कब्जा कर लिया है और उससे वायरस बनवा रही है। तो हमारे सेल उससे लड़ने जाते हैं। एक बड़ा भीषण संग्राम होता है। उस संग्राम में जो पस बनता है वो फेफड़ों में इकट्ठा होता है और हमारे फेफड़े पिचकते जाते हैं। यही वायरस हमारे फेफड़े में जाके कूदता है, वहां पे भी जाके ये वही कन्वर्शन करता है, कन्वर्शन से वायरस बनाने की फैक्ट्री डालता है और हमारे फेफड़े के सेल भी पराये हो जाते हैं। हमारे जो रक्षा वाले सेल है, पुलिस वाले सेल है, वो उससे लड़ने जाते हैं, हमारे ही फेफड़े के सेल्स को खाते हैं और ये दुष्चक्र बढ़ता जाता है। ये तरीका है इस वायरस का काम करने का। वायरस यकीन मानो आपको मारने नहीं आया है। जैसा सारी संसार की स्पीशीज का कार्य है, वायरस का सिर्फ एक ही उद्देश्य, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना, अपनी वंश वृद्धि करना। उसको आपको मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वायरस की मॉर्टेलिटी 100% होती तो ये वायरस फैल नहीं पाता। ये आपसे मुझको लगता, मैं मर जाता, मैं किसी को फैला ही नहीं पाता। इस वायरस की मॉर्टेलिटी केवल 1% है, लेकिन 99% लोग इसको फैलाते हैं। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन समस्या यह है कि इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो 1 करोड़ का 1% लाख लोग हो जाते हैं। अगर लाख लोग मरने लग जाएं, 15 लाख लोग अस्पताल ढूंढ रहे हों तो प्रलय मच जाती है। तो यह तरीका हुआ कि वायरस काम कैसे करता है। अब हम इसको स्टेज वाइज देखते हैं कि आपके शरीर में कैसे पहुंचेगा। आपके शरीर में वायरस पहुंचा, मैं मरीज हूं, मैंने छींका और मेरे छींकने से आपने मास्क नहीं पहना था, आपकी नाक में ये वायरस पहुंच गया। अंदर पहुंच के इसने जाके चिपक गया रिसेप्टर पे और मल्टीप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद ये -5 डे से हम गिन रहे हैं, लगभग उसके चौथे या 5वें दिन आपको पहला लक्षण आएगा। लेकिन उस चौथे 5वें दिन तक आप खुद भी उस वायरस को बांट रहे होंगे बिना जाने। ये प्री सिम्टोमेटिक फेज है। यानी आज आपके अंदर वायरस गया, 3 दिन मल्टीप्लाई किया, 3 दिन बाद आप भी बांटना शुरू कर देंगे, 5वें दिन आप बीमार पड़ेंगे। तो अगर आपको आज बुखार आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा के आए, अगले दिन से कोविड हो गया, तो वैक्सीन से कोविड हुआ है। वैक्सीन से नहीं हुआ है। वो जो कोविड हुआ है वो 5 दिन पहले आपने कहीं से लिया है। ठीक, तो -5 से 0 डे का जो ट्रैवल है वो इन्फेक्शन से लक्षण तक का ट्रैवल है। इसमें आप सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं अपने -1 और -2 डे के बीच में। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से इन्फेक्ट हुए थे, मोस्टली वो आपका परिचित होता है। अनजान आदमी से आप कभी इन्फेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप दवाई की दुकान पे या दूध वाले के यहाँ पे मास्क लगा के जाते हैं। आप अपने पड़ोसी के साथ बिना मास्क के खड़े होकर चौराहे पे बात करते हैं, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं है। फिर 3 दिन बाद उसको बुखार आता है, तब आपको टेंशन होता है। उस समय क्या करना है वो भी डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी जो 3 दिन पहले हमको मिला था उसको आज फीवर आया है, लेकिन हम घूमते रहते हैं, अपने को क्या। और अगर हमें थोड़ा बहुत थकान, हाथ पांव दुख रहे हैं तो भी हम इग्नोर करते हैं। इस समय यदि हम थोड़े से जागरूक हो जाएं तो शायद हम अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सेव कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इस बार पूरी पूरी फैमिलीज एक साथ फंस रही हैं। परिवार के 5-5, 6-6 लोग इन्फेक्ट होते हैं, उसमें से 1-2 लोग सर्वाइव नहीं करते, बाकी के लोग सर्वाइव करते हैं। पूरी पूरी फैमिलीज आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले हम कहीं से लेके आ रहे हैं, फिर अपने पूरे परिवार में बांट रहे हैं। क्या करना है उस पर अपन बाद में चलेंगे। तो -5 से 0 डे तक वायरस नाक में पहुंच गया है, उसने जाके फैक्ट्री डाल दी और नाक में वो मल्टीप्लाई कर रहा है। 0 डे तक यानी जिस दिन पहला दिन है उस दिन वायरस ने अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बुखार आना शुरू हो गया है। बुखार क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके सेल जाके वायरस से लड़ रहे हैं और उस लड़ने के कारण ब्रेन ने टेम्परेचर का रिसेट कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर कर दिया। ये कोविड का बुखार आसानी से उतरता भी नहीं, क्रोसिन को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता कई बार। तो इस समय वायरस आपके लंग्स में जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम पहले अपने आप को समझाते हैं कि अपन ने रात को दही खाया था, ठंडे पानी से नहा लिया था, या हो सकता है अपने को लू लग गई हो। अपने को कोविड नहीं, अपने को कोविड हो ही नहीं सकता। क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकता? किसी को भी हो सकता है यार। फिर और क्या करते हैं? हम अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अपने को कोविड नहीं है, अपन जांचें करवाते हैं। और जांचें क्या क्या करवाते हैं? अपन सीबीसी करवाते हैं, मलेरिया करवाते हैं, टाइफाइड करवाते हैं, डेंगू भी भेज देते हैं। कोविड की जांच नहीं कराते, बाकी सब करा डालते हैं। और क्या करते हैं? और अपन अपना एक सीटी स्कैन करवा लेते हैं तुरंत। अपने को आज फीवर आया, आज जाके सीटी स्कैन कराया, नॉर्मल आया, देखो कुछ नहीं अपने को। तो इन 0 से 3 दिनों तक वायरस चला गया है फेफड़े में और आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को सिद्ध करने में लगे हो कि आपको कोविड नहीं है, कुछ भी और हो सकता है। मजेदार बात कि टाइफाइड अक्सर पॉजिटिव आ भी जाता है, क्योंकि टाइफाइड का क्रॉस रिएक्टिविटी है कोविड के साथ में। तो अपन खुश हो जाते हैं, अपन टाइफाइड के लिए एक एंटीबायोटिक चालू कर लेते हैं, अपने को कोविड नहीं है। इधर तीसरे दिन के बाद क्या होता है? चौथे दिन तक वायरस आपके फेफड़े में पहुंच गया है, उसने डाल ली है फैक्ट्री। और अब जो काम वो नाक के सेल्स में किया था उसने सैकड़ों में, फेफड़े में इतने सारे रिसेप्टर हैं, अब फेफड़े में वो हजारों सेल्स में वो काम कर रहा है और करोड़ों कॉपियां बना रहा है। अंदर हो रही है फाइट वायरस की और आपके सेल की। आपको पता भी नहीं, आपको खाली बुखार आ रहा है और वो बुखार भी आके उतर चुका है। अपन क्या हो रहा है? अपन खुश हो रहे हैं कि अपना भैया बुखार उतर गया, अपना कोविड तो है ही नहीं। भैया बुखार उतरने के तीसरे चौथे दिन से सिम्टम्स आते हैं सांस के। एनीवे, तो चौथे दिन वायरस फैक्ट्री में रेप्लिकेट कर रहा है और हम खुश हो रहे हैं कि भैया बुखार उतर गया अपना, अभी कुछ नहीं अपने को। दूसरे अपन एक रवि डोसी का पर्चा शुरू कर देते हैं। इंदौर का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर नो डाउट रवि डोसी है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, भले मुझे फेसबुक पे गालियां पड़े, रवि डोसी का पर्चा सबसे पॉपुलर पर्चा है फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे। और बोले अपने कंवर साहब को वही दिया था, अपन भी वही चालू कर देते हैं। भैया वो मरीज को देख के दवाई देता है कि तुम डायबिटिक हो, कि तुम्हारा लिवर फंक्शन कैसा है, कि तुम्हारी एज कितनी है, या तुम्हारा बीमारी का कौन सा दिन है। पर वही बोले इसको अपने डॉक्टर को काहे के पैसे देना, अपन ही चालू करते हैं। तो अपन एक व्हाट्सएप पर्चा शुरू कर देते हैं। फिर चौथा दिन है, अपने को भी लगने लग गया है कि हाँ कोविड तो है शायद, तो अपन करते हैं चलो आरटीपीसीआर कराते हैं, कम से कम मन की शांति हो जाएगी, निगेटिव तो आना ही है। तो चौथे दिन तक वायरस पहुंच गया आपके फेफड़े में और आप क्या कर रहे हो? आप अभी प्रूव करने में लगे हो कि नहीं है। फिर भी अपने मन की शांति के लिए आपने डॉक्सी आइवरमेक्टिन शायद शुरू कर ली है। अब 5वें दिन वायरस की फैक्ट्री चल रही है फुल पावर से और आपने जो कल आरटीपीसीआर दिया था 24 घंटे लग रहे हैं आजकल, आपकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब आपको टेंशन शुरू हुआ। अब आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, अपन घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते हैं, कंसंट्रेटर का इंतजाम करते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर अपन ने खरीद लिया है। अपन बार बार बुखार देख रहे हैं, अपना सेचुरेशन नाप रहे हैं, अपना सेचुरेशन 99 चल रहा है, अपने सेचुरेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 96 97 बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन भी अपने पास रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे। और बात करी किसी डॉक्टर से, आसपास के किसी भी उससे, और फेबी फ्लू चालू कर दी। कई बार डॉक्टर से भी बात नहीं कि फेबी फ्लू तो है कोविड की दवा, शुरू कर दो। फेबी फ्लू भी चालू हो गई सब। इधर वायरस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है और अपन अपना काम पूरी बेईमानी से कर रहे हैं। 7वें दिन तक वायरस आपका आधा फेफड़ा खा चुका है। अपन ने घर में आईसीयू खोल लिया, अपन ने सिलेंडर रख लिया है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नाप रहे हैं, अपन अपना टेम्परेचर नापते हैं, अपन सुबह शाम बाकी भी सारे काम कर रहे हैं, अपन भाप काढ़ा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब चल रही है। लेकिन अपन अभी भी 100% अग्रीड नहीं है कि करना क्या चाहिए। अब अपना सेचुरेशन 93 94 आना शुरू हो गया है, तो अपन ऑक्सीजन लगा लेते हैं 5 लीटर पे नाक से और उससे 96 98 हो जाता है, अपन कंफर्टेबल है, अपना सेचुरेशन डाउन नहीं है, सब ठीक चल रहा है अभी। और अपन जुगाड़ करके रेमडेसिविर लाते हैं। एक मजेदार बात है कि वही दवाई
अगर 2 रुपए की होती, अगर वो आइवरमेक्टिन होती, वो HCQS होती तो असर नहीं करती। लेकिन अगर वो रेमडेसिविर 5,000 की है तो ज्यादा असर करती है, और अगर उसको 25,000 में लेके आए तो और ज्यादा असर करती है साइकोलॉजिकली। अभी तो अखबार में आया था कि जिनको नकली वाली लगी उनके ज्यादा रिजल्ट अच्छा है। और किसी भी डॉक्टर का इलाज घर पे चालू हो जाता है। डॉक्टर साहब अस्पताल में भर्ती करो, इतने में तो अपन घर में ही कर लेंगे। आओ साहब अस्पताल की जगह घर में अपन ने अस्पताल खोल लिया, सिलेंडर रख लिया, इलाज चालू हो गया। वायरस आधा फेफड़ा खा चुका है, हमको पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने सीटी स्कैन कब करवाया था? पहले दिन तो भैया वायरस फेफड़े में था ही नहीं, बुखार के दिन आपने करा लिया, अभी आप करा नहीं रहे। अब उसके भी और एक दिन बाद क्या होता है, 90 दिन तक आपकी सांस फूलनी शुरू होती है। वायरस आपका 70% फेफड़ा खा गया। अब घर की ऑक्सीजन पे सैचुरेशन हो गया 80%। अपन ने बाईपैप भी जुगाड़ लिया था, उसके बाद भी कम आ रहा है, क्योंकि बाईपैप के साथ ऑक्सीजन लगाते हैं तो और FiO2 कम होती है और सैचुरेशन डाउन होता है। अब असली टेंशन शुरू होता है। अब अपन ढूंढने निकलते हैं कि अस्पताल में बेड ढूंढो। अपन फोन लगाते हैं कि कलेक्टर साहब को फोन लगाएं, जुगाड़ का फोन लगाएं, किसको फोन लगाएं कि अपने को एक बेड मिल जाए। और यहां से चीजें गलत रास्ते पे पहुंचती है। जाते से डॉक्टर कहता है कि दोबारा जो सीटी हुआ है उसमें तो 70% डाउन है, सब गड़बड़ है, अभी कह नहीं सकते, हो सकता है वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़े। तब हमें असली टेंशन शुरू होता है। लेकिन हमने भी ज्ञान व्हाट्सएप से प्राप्त कर रखा है, हम तुरंत डॉक्टर को बताते हैं डॉक्टर साहब इसमें प्लाज्मा लगा दें और टोसी लगा दें तो कैसा रहे। अब डॉक्टर भी बेचारा कहां तक लड़े, कहता है लगा दो भैया, जो तुमको ठीक लगे वो लगाते जाओ, मिथिलीन ब्लू भी लगाओ, टोसी भी लगाओ और सब लगाओ। खैर, तो 10वां दिन आते आते पेशेंट वेंटी बाईपैप पे है, उसका सैचुरेशन 80 से 85 के बीच में चल रहा है और उसकी स्थिति अब केवल ईश्वर के हाथ में है। यकीन मानिए, एक बार 70% लंग डैमेज हो जाए, पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाए, उसकी बीमारी को 10-12 दिन हो चुके हों, उसके बाद उसका क्लिनिकल कोर्स कैसा होगा कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, किसी एम्स का डायरेक्टर नहीं बता सकता कि 70% लंग डैमेज वाला 10वें-11वें दिन के बाद कैसा बिहेव करेगा। इट कैन रिकवर, इट कैन नॉट, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो गड़बड़ कहां से शुरू हुई थी, कहां से पकड़ना चाहिए था, वो हमारी ट्रेन छूट गई। तो करना क्या था फिर, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब -5 से 0 दिन चल रहे हैं हमारे, मतलब कि जब शायद हम इन्फेक्ट हुए थे, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब पता चलता है कि हाँ अपन जिनके यहाँ शादी में गए थे और साथ में अपन ने बैठ के अंताक्षरी खेली थी, उनको फीवर आ गया और उनके घर में 3 लोगों को पॉजिटिव आया है, उस क्षण से हमें आइसोलेट होना है, कम से कम अपने परिवार से आइसोलेट होना है, ताकि और कुछ नहीं तो कम से कम परिवार तो बचे। एक कमरे में बंद होना है और डॉक्टर से बात करनी है। इससे भी इंपॉर्टेंट, -5 वाले दिन जब अपन वो उनके यहाँ गए थे, बेई जी के यहाँ पे, उस दिन अगर हम मास्क लगाए रहते और पूरे समय लगाए रहते तो अच्छा रहता। हम मास्क कैसा लगाते हैं, जैसे वो जेठ जी के लिए घूंघट होता है ना, कि जब जेठ जी सामने आए तो सबने मास्क लगा लिया, फिर जेठ जी गए तो वापस उतार लिया। गाड़ी में भी ऐसा होता है, कोई चौराहे पे पुलिस वाला होगा, तुरंत मास्क ऊपर करो, पुलिस वाला गया मास्क नीचे। भैया, मास्क आपको बचाने के लिए है, पुलिस वाले को बचाने के लिए नहीं है, वो तो बेचारा लगाए हुए। तो मास्क को मास्क की तरह इस्तेमाल करें, घूंघट की तरह न करें। दूसरी बात कि अगर अपने वो बेई जी को पॉजिटिव आया है तो कम से कम खुद आइसोलेट हो जाएं, डॉक्टर से बात कर लें। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एम्स का भी एक पेपर था कि आइवरमेक्टिन का प्रोफाइलेक्टिक यूज है, मतलब आइवरमेक्टिन से अर्ली स्टेज में डिजीज प्रिवेंशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में डॉक्सी आइवरमेक्टिन खाने में कोई बहुत नुकसान नहीं है, वैसी सारी दुनिया खा रही है, कीड़े मारने की दवाई है, उसका रिस्क बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि यदि आपके किसी परिचित पड़ोसी को पॉजिटिव आया है 2-3 दिन के अंदर, तो डॉक्सी आइवरमेक्टिन अगर शुरू कर दें तो उसमें बहुत नुकसान नहीं है। ऑब्वियसली डॉक्टर से पूछ कर रहे हैं, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट में ले लें, बट देन मुझे लगता है कि ये सेफ है, इट्स नॉट वेरी रिस्की। दूसरी बात, अब अगर आ ही गया है, सिम्टम आ गए हैं, तो मान के चलें कि हम पॉजिटिव हैं। कोविड के दौरान या पैंडेमिक के दौरान अगर आपको मिलते जुलते सिम्टम आ रहे हैं, फीवर, सॉर थ्रोट, इवन आजकल पेट दर्द और डायरिया, इन 3-4 में से कोई चीज हो रही है, तो मान के चलो कि कोविड ही है। हमें रूल आउट करना है कि ये नहीं है, पर अदरवाइज मानना है कि ये है ही, यही कोविड है। तो सबसे पहली बात, अपनी बिलीफ को एस्टैब्लिश करना है कि हाँ है, और अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, समय पे पकड़ लिया,
तो बचना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो डॉक्टर से संपर्क करो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट खाओ, व्हाट्सएप का पर्चा मत खाओ। आजकल बहुत सारे डॉक्टर लोग उस पर सलाह दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे सलाह दे रहे हैं। इवन सोशल ग्रुप्स ने डॉक्टर्स की काउंसलिंग शुरू की है। इवन मध्य प्रदेश सरकार ने भी डॉक्टर्स की काउंसलिंग व्हाट्सएप पर या वीडियो कॉल पे शुरू की है। तो डॉक्टर से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, व्हाट्सएप बेस्ड पर्चे पे न चलें, क्योंकि वो पर्चा किस व्यक्ति को किस दिन के लिए लिखा गया था हमें नहीं पता। दूसरी बात, अगर डॉक्टर कहता है या जो भी स्थिति है, अगर आपको सीबीसी सीआरपी ये सब कराना है तो थर्ड डे कराना है। मतलब आज आपको पहला सिम्टम आया है, हाथ पांव दुख रहे हैं या फीवर जैसा लग रहा है, 0 डे है आपका, उसके करीब सेकंड थर्ड डे आपको सीबीसी सीआरपी, लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन करा लेने चाहिए। अगर नॉर्मल आ जाते हैं या एबनॉर्मल आते हैं तो ये काम किस आएगा कि अगर कल को आप आज से 4 दिन बाद बेड ढूंढने निकलोगे तो उनको तय होना इजी पड़ेगा कि इस व्यक्ति को रेमडेसिविर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसका लिवर फंक्शन कैसा है, इसका किडनी फंक्शन कैसा है। तो अगर आपको सीबीसी सीआरपी ये सब चीजें करानी है, ये एलएफटी और आरएफटी है, लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन, यदि आपको कराने भी हैं तो इनका 0 डे पे कराने का कोई मतलब नहीं है, जिस दिन बुखार आया है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीआरपी को बढ़ने में करीब 19 घंटे लगते हैं, करीब 48 घंटे तक रहता है। और जांचें तो और बाद में बढ़ती है, ईएसआर तो 7-7 दिन तक बढ़ा रहता है। तो थर्ड डे कराना इज अ बेटर आइडिया। अगर आपको सीटी स्कैन कराना है तो वो 5वें दिन के लिए बेटर है बजाय डे 1 पे कराने के। डे 1 का मोस्टली नॉर्मली आएगा। और एक काम करें कि उस दिन से प्रोन लेटना, उल्टा लेटना शुरू कर दें। ठीक है, जितना समय हो सके दिन में कम से कम 8, 10, 12 घंटे उल्टा लेटना है। करीब करीब 5वें दिन तक जब पहुंच जाती है चीजें, आपका बुखार मोस्टली उतर चुका है, उस समय प्रोफाइलेक्टिकली प्रिफर्ड रहेगा, यदि आप करवा सकते हैं, ऑब्वियसली ये यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि एक सीटी स्कैन कराएं तो 5वें दिन कराएं बजाय पहले दिन कराने के। पहले दिन कराना गलती है और 10वें दिन कराना यूजलेस है, तब तक सब कुछ हो चुका है। तो अगर सीटी स्कैन कराना है तो उसका आइडियल टाइम 5th डे है। अगेन मैं कहूंगा कि ये सब स्वतः स्फूर्त अपने आप नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से करें तो बेटर है। दूसरा, सीबीसी सीआरपी एलडीएच अगर करने हैं तो ऐसा नहीं कि आज सुबह का सीआरपी सब 9 था और शाम का सीआरपी 9:15 हो गया है तो अभी अपन ज्यादा बीमार है कि कम बीमार है, नहीं। ये जांचें करीब करीब 48 घंटे में चेंज होती हैं। तो अगर इनका रिपीट देखना है तो वो करीब करीब 48 आवर्स लेटर या 72 आवर्स लेटर देखना है। दूसरी बात, डॉक्टर से रिपोर्ट्स डिस्कस करनी है जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर इनमें कोई खराबी है, अगर आपका सीआरपी बढ़ रहा है या कुछ और पैटर्न दिख रहे हैं, तो आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि एडमिशन के लिए तैयारी करें, एडमिशन के लिए बेड ढूंढना शुरू। 10वें दिन सांस भरे पे ढूंढे गए बेड का कोई फायदा नहीं है, जितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना फायदा है। जो दवाइयां 9वें दिन के पहले पेशेंट को लग जाती हैं वो ज्यादा असरकारक हैं, उसके बाद सब सपोर्टिव है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उतना काम नहीं करते। करीब करीब 7वें दिन आपका तय होता है मोस्टली कि पेशेंट का रास्ता क्या होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि 5वें 6ठे दिन तक अपन ने क्या ट्रीटमेंट लिया है, 5वें 6ठे दिन हम एडमिट हुए हैं कि नहीं, हम और कौन सी दवाइयों पे जा रहे हैं, हम फेबिफ्लू ले रहे हैं, रेमडेसिविर ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपने डे 1 पे स्टेरॉइड वाला पर्चा चालू कर दिया। नहीं भैया, डे 1 पे नहीं करना है। डे 1 पे वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तब आप चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। आप क्या कर रहे हो कि आप डे 1 पे स्टेरॉइड खा के अपनी इम्यूनिटी को कम कर रहे हो। तो हर चीज का अपना अपना टाइम है, अगेन आपका डॉक्टर बताएगा, उसके हिसाब से करें। फिर लगभग 7वें दिन तय होता है कि किस व्यक्ति का क्या होगा। इतना तक तो सबका कॉमन होता है। लगभग 7वें दिन से 85% लोग ठीक होने के रास्ते पे चल पड़ते हैं, चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में हो। करीब 15% लोग अस्पताल जाते हैं, करीब 4-5% लोग आईसीयू जाते हैं और वो दुखद रास्ते पे निकलते हैं। तो जो 85% हैं, पहले उनकी बात कर लें। वो या तो घर में रहेंगे या अस्पताल में मिनिमम ऑक्सीजन और दवाइयों के साथ, एंटीवायरल्स और स्टेरॉइड और उस सब के साथ ठीक हो जाएंगे। इनको कुछ दिनों तक बाद में दवाइयां खानी पड़ेंगी और बाकी का रास्ता इनका ठीक रहेगा।
जांचें कौन सी कब कराना है, अगेन फिर कहूंगा अपने डॉक्टर से पूछ के कराना है, पर चूंकि सब लोगों को सारी जांचों के बारे में इतना पता चल गया है कि मैंने सोचा मैं भी एक बार रिपीट तो कर ही दूं। तो सीटी स्कैन कब कराना चाहिए, आइडियली 5th डे, और यदि हो सकता है रिपीट करना है तो उसके 3 या 4 दिन बाद। फिर सीबीसी, सीबीसी में हम क्या देखते हैं, कोविड में हम सीबीसी में देखते हैं कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशियो कितना है। एक तो टोटल काउंट बढ़ा हुआ है कि नहीं, दूसरा हम देखते हैं न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशियो कितना है। ये 80 है और ये 10 ही है तो टेंशन की बात है, अगर ये 60 हैं और ये 30 हैं तो शायद उतना टेंशन की बात नहीं है। फिर सीआरपी, सीआरपी को लोगों ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखा है। सीआरपी कोविड की जांच नहीं है। मेरे परम मित्र का फोन आया, बोले मैंने कोविड का टेस्ट करा लिया है और तो एक बार देख ले रिपोर्ट। मैंने देखा, मैंने कहा इसमें कोविड की तो रिपोर्ट ही नहीं है। तो बोले ये है तो सही 19 आया है। मैंने कहा ये कोविड का टेस्ट नहीं है, ये सीआरपी है। बोले मुझे तो किसी ने कहा था कोविड का ब्लड टेस्ट है। नहीं भैया, सीआरपी कोविड का ब्लड टेस्ट नहीं है। सीआरपी ये बताता है कि आपके शरीर में कहीं सूजन आ रही है, कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं देवासुर संग्राम चल रहा है। बस वायरस आपके शरीर में गया, फेफड़े में गया, फेफड़े में जाके उसने आपके सेल पे कब्जा किया, तो आपके जो WBC हैं, आपके जो ब्लड में पुलिस घूम रहे हैं, वो इसको देख लेते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ चीज आ गई है। वो आपस में उनका एक अपना इंटरनेट होता है जिससे डिस्कशन करते हैं। उस इंटरनेट को कहते हैं IL-6। उनका एक इंटरल्यूकिन 6 नाम का इंटरनेट होता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद कुछ बड़े बड़े राक्षस सेल होते हैं जिनको वो कहते हैं कि जाओ और इस वायरस वाले सेल को खा जाओ। उनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो WBC ने देखा कि वायरस ने कुछ सेल्स पे कब्जा कर लिया है, तो WBC ने इंटरल्यूकिन के थ्रू आपस में डिस्कशन किया कि भैया जाके इस वायरस वाले सेल को खाना है। तो मैक्रोफेजेस उस वायरस वाले सेल को खाने जा रहे हैं, पर मैक्रोफेजेस को पता ही नहीं कि वायरस वाले सेल कौन से हैं। तो लिवर से एक प्रोटीन निकलता है जिसको CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो CRP जाके मार्कर की तरह उन सारे सेलों पे बैठ जाता है जिनको कि वायरस ने ग्रस्त कर रखा है। ये और भी बीमारियों में हो सकता है, और इन्फेक्शंस में हो सकता है, कैंसर में हो सकता है। तो CRP बेसिकली उन सेल्स के पास जाके चिपक जाता है जिनमें कि इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, और जाके मार्क करता है कि इनको खाना है, और हमारे मैक्रोफेज आते हैं, उन सेल्स को खा जाते हैं और काम चलता है। तो CRP अगर बढ़ रहा है मतलब क्या है कि और ज्यादा सेल्स में ये इन्फ्लेमेशन है। ये सारे मार्कर इन्फ्लेमेशन के हैं, यानी सूजन के हैं। फिर जब उन सेल्स को खाया जाता है तो वो सेल्स मर जाते हैं, उनकी लाशें खून में बिखर जाती हैं। उन लाशों का जो टेस्ट है वो LDH है। LDH बताता है कि कितने सेल्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। अगर बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि बहुत बड़ा संग्राम हुआ है, बहुत सारी लाशें हैं। अगर लाशें होंगी, खून बहेगा, तो खून का आयरन ब्लड में मिलेगा आपको, वो फेरिटिन है। तो CRP, LDH और फेरिटिन ये तीनों भाई भाई हैं जो ये बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन अगेन हम अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को टोसी लगाई है, किसी को हाई डोज स्टेरॉइड दिया है, तो उसके दबाव में ये अपने आप भी कम हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया है। तो अभी क्या होता है, आजकल तो अटेंडेंट्स ही आके हमको ICU में बताते जाते हैं कि सर इनका फेरिटिन जो था वो पहले 99 था और अभी 101 हो गया है, तो अभी तो इसके हिसाब से तो गड़बड़ हो गई चीजें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें डॉक्टर पे छोड़ दें, इनका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर पे छोड़ दें तो बेटर रहेगा। पर फिर भी जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। अभी तो एक सज्जन छुट्टियों के घर गए, फिर घर से उनके किसी समझदार कंवर साहब ने फोन लगाया और फोन लगा के कहते हैं साहब इनका तो डी डायमर इतना बड़ा हुआ था, फिर आपने छुट्टी कैसे कर दी? अरे भैया, डिस्चार्ज के क्राइटेरिया में डी डायमर नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि डी डायमर इतना है तो छुट्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खैर, डी डायमर क्या होता है? डी डायमर बताता है कि आपके ब्लड में कहीं कहीं क्लॉट बनने की स्थिति हो रही है, कहीं कहीं ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं। और अगर ये क्लॉट्स बनने की स्थिति है तो 3 जगहें सबसे ज्यादा रिस्की हैं। एक तो ब्रेन में क्लॉट बन सकता है और पैरालिसिस हो सकता है, कोविड की कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट में क्लॉट बन सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है, ये भी कोविड की कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा, लंग्स में क्लॉट बन सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है,
ये भी कोविड की कॉम्प्लिकेशन है। तो डी डाइमर का उपयोग इतना है कि अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपका डॉक्टर खून पतला करने की दवाई को एडजस्ट करेगा, बढ़ाएगा, या लक्षणों के हिसाब से देखेगा कि कहीं इस पेशेंट को कहीं क्लॉट तो नहीं बन रहा। तो ये इन जांचों का उपयोग हुआ। और ये सारी जांचें ऐसा नहीं कि सुबह से शाम में या आज से कल में बदलती हैं। इन जांचों को चेंज होते होते करीब करीब 48 से 72 घंटे लगते हैं। तो हम भी अस्पताल में इनको करीब करीब थर्ड डे रिपीट करते हैं, या कभी बहुत जरूरी होता है तो सेकंड डे रिपीट करते हैं। तो ये बात हुई जांचों की। दवाइयों पे भी आ जाते हैं कि कोविड में क्या दवाइयां दी जा रही हैं अस्पताल में, और कोविड में वो क्या क्या दवाइयां किस काम आती हैं। इस पे भी एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, पब्लिक अवेयरनेस का। सबसे पहली दवाइयां वो हैं जो प्रोफाइलेक्सिस में या अर्ली स्टेज में काम करती है। मतलब वायरस आपकी नाक में आकर चिपक रहा है तो उस समय उसको चिपकने से रोक लें, या अगर चिपक भी गया है तो उसको रेप्लिकेट होने से रोक लें, उसको डबल और ट्रिपल और 100 गुना होने से रोक लें। ये दवाइयां शुरू की स्टेजेस में काम करती हैं। जितना जल्दी शुरू कर दी जाए उतनी काम की है। डॉक्सी आइवरमेक्टिन ये दोनों उसमें काम आती हैं। इवन रेमडेसिविर या फेबिफ्लू जो एंटीवायरल दवाइयां हैं, इनका भी रोल असली 0 डे से लेके, मतलब आपको लक्षण आने शुरू हुए उससे लेके और करीब 9वें-10वें दिन तक है। अर्ली स्टेज में अगर आपको एंटीवायरल मिल गया और उसने काम कर लिया तो फिर भी चीजें बेहतर हैं। उनको हम 15 दिन बाद लगाएं, या हम कहें कि नहीं साहब और रेमडेसिविर लगा दो और 15-20 दिन तक लगा दो, उससे उतना फायदा नहीं है। इन दवाइयों का बेटर उपयोग जितना अर्ली स्टेज में हो जाए उतना अच्छा है। तो यदि आपकी डिजीज, डॉक्टर तय करेगा कि अगर आपकी डिजीज मॉडरेट रेंज में आ रही है, आपका लंग डैमेज इतना है, या आपका सीटी स्कोर इतना है, या कि आपका सैचुरेशन 94 से कम है, या आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बेस पे वो तय करता है कि अर्ली डिजीज में ये दवाइयां दी जाएं। अगर मरीज को 15-20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं और तब भी पेशेंट के सैचुरेशन डाउन है, तो उसमें डॉक्सी आइवरमेक्टिन, फेबिफ्लू या रेमडेसिविर का रोल उतना नहीं रह जाता। क्योंकि वायरस, जैसा मैंने कहा, उसका पर्पस सिर्फ अपनी प्रजाति को बढ़ाना है, उसका पर्पस आपकी हत्या करना नहीं है। लगभग 10वें-12वें दिन से इन्फेक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है और वायरस आपके शरीर में बहुत नहीं बचता। यहां एक और बात भी आरटी-पीसीआर की कर लेते हैं कि आरटी-पीसीआर एक बार आपने करा लिया, पॉजिटिव आ गया, वो बहुत है। उसके बाद उसको बार बार करा के देखने की जरूरत नहीं कि अब निगेटिव हुए कि नहीं, अब निगेटिव हुए कि नहीं। उसके बाद सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि उससे आपके लंग्स में क्या डैमेज हुआ है। लेकिन बाद में आप सोचो कि 10वें दिन आरटी-पीसीआर कराएं और 15वें दिन आरटी-पीसीआर कराएं, उसका कोई खास फायदा नहीं है। हाँ, आपको अगर कहीं किसी निगेटिव रिपोर्ट किसी ऑफिस में लगानी है ज्वाइन करने के लिए, या किसी एयर ट्रैवल के लिए लगानी है, तो अलग बात है। वरना आप एक बार पॉजिटिव आ गए, आपको कोविड हो गया, 10 बार आरटी-पीसीआर करा के कोई नया फायदा नहीं है। ठीक है, तो जितनी ये वायरस रेप्लिकेशन की दवाइयां, ये सब काम करेंगी शुरू के दिनों में। इसीलिए कह रहा हूं, जो गोल्डन आवर होता है वैसे ही गोल्डन वीक है कि पहले 7-8 दिन में जो आपने निर्णय लिए हैं वो तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा। कुछ और दवाइयां होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, कि एक बार वायरस आपके लंग्स में पहुंच गया, उसने जाके आपके फेफड़ों पे कब्जा करना शुरू किया, उसके सेल्स को डैमेज करना शुरू किया। अब आपका इम्यून सिस्टम वहां गया और उसने जाके उन्हीं लंग्स के सेल्स को खाना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया इन्फ्लेमेशन है। पर यह प्रक्रिया बहुत बढ़ जाए तो अपने ही लिए खराब हो जाती है, अपने ही लिए खतरनाक हो जाती है। इसको रोकने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी या तो स्टेरॉइड या टोसिलिजुमैब। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं करीब करीब फर्स्ट वीक के आसपास स्टार्ट होते हैं, और टोसिलिजुमैब दी जाती है जब किसी पेशेंट का इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो अपने ही शरीर को मारने पे आ जाए, तब ऐसे में टोसिलिजुमैब दी जाती है। यहां एक बात फिर से कहूंगा कि ये सारी दवाइयां एक्सपेरिमेंटल हैं, इनका 100% रोल नहीं है। इवन WHO, एम्स, ICMR भी अब तो कहने लग गए हैं कि नहीं भैया, इससे बहुत कुछ नहीं होता। पर फिर भी आज की तारीख में जो अवेलेबल है वो हम ट्राई करके देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो दवाइयां दी जाती हैं वो ब्लड थिनर्स हैं। ब्लड थिनर्स का मतलब है ऐसी दवाइयां जो खून पतला करती हैं, क्योंकि कोविड की जो अगली कॉम्प्लिकेशन है वो है क्लॉट बनने की। तो ब्लड थिनर्स भी पेशेंट को उसकी स्थिति देख के स्टार्ट किए जाते हैं। तो ये हुई कोविड की दवाइयों की बात। 2 मिनट की बात करूंगा न्यूट्रिशन की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपका पेशेंट अस्पताल में भर्ती है, उसकी सांस तेज चल रही है, उसको बाईपैप लगा हुआ है, या किसी भी तरह की उसको कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, ऐसे में उसकी सबसे इंपॉर्टेंट नीड जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है वो न्यूट्रिशन है। क्यों?
क्योंकि यूं समझें कि आपका पेशेंट 50 के रेट पे सांस ले रहा है, बाईपैप लगा हुआ है, सैचुरेशन कम है और वो 50 के रेट पे सांस ले रहा है। आपने 50 की स्पीड पे सांस कब ली होगी? या तो जो अपने मैराथनर्स हैं वो जब दौड़ के रुकते हैं 21 किलोमीटर, तब वो 50 के रेट पे सांस लेते हैं। आप माने कि आपका पेशेंट लगभग 3, 4, 5 दिन तक लगातार मैराथन दौड़ रहा है और वो मैराथन दौड़ने में उसका शरीर थक रहा है और लगातार उसके शरीर को फाइट करने के लिए, उस मैराथन को दौड़ने के लिए पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हाई कैलोरी चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए। और ये चीज सबसे ज्यादा इग्नोर होती है हॉस्पिटल लेवल पे भी और अटेंडेंट लेवल पे भी। अगर आपको खुद खाना लेके आना है तो इंश्योर करें कि उस खाने में बहुत सारा प्रोटीन हो। नॉन वेजिटेरियन दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं। सबसे अच्छी चीज किसी बहुत बड़ी कंपनी का, किसी नेस्ले का, किसी एबॉट का, किसी फ्रिजनेस का भी का अच्छा प्रोटीन लेके दिन की कम से कम 2-2 स्कूप 3 बार पेशेंट को शुरू कर दें, क्योंकि इस फाइट में उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए और कैलोरी चाहिए। शुगर कम रखें क्योंकि सारे मरीजों की शुगर बढ़ जाती है स्टेरॉइड के कारण। तो न्यूट्रिशन में आपको उसे देना है हाई कैलोरी डाइट। अगर डाइटिशियन आ रही है तो उससे डिस्कस करें। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और लो शुगर डाइट आपको अपने पेशेंट को देनी है। दूसरे, भले वो घर में हो, भले वो अस्पताल में हो, आपको अपने मरीज को प्रमोट करना है एक्सरसाइज करने के लिए। आपको एक्सरसाइज कौन सी करवानी है? आपको उसकी फिजियोथेरेपी करनी है, वो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, या नेट पे बहुत सारी फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। गडकरी जी का एक वीडियो चल रहा है, वैसा कुछ कर सकते हैं। स्पायरोमीट्री कर सकते हैं, वो एक गेंद उठाने वाली एक्सरसाइज आती है, एक स्पायरोमीटर खरीद लें, 150, 200, 250 रुपए का आता है, वो यूज करें। तीसरा, प्रोनिंग करें। कोविड के पेशेंट को अगर आप उसके रिलेटिव हैं, चाहे वो वार्ड में है, चाहे वो आईसीयू में है, उसको सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, उससे जिद करें कि प्लीज 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 आपको दिन में 20 घंटे उल्टा सोना है। ये सबसे अच्छा इलाज है जो 100% काम करता है। बाकी रेमडेसिविर करे ना करे वो अपनी जगह, लेकिन प्रोनिंग काम करती है। प्रोनिंग आपके सैचुरेशन को कम से कम 10% जरूर बढ़ाती है। ये एक 100% इलाज है जो कोविड में काम करता है। बाकी चीजों का WHO हाना करता रहता है, पर दिस इज श्योर शॉर्ट वर्किंग। ऑक्सीजन, पॉजिटिव प्रेशर और प्रोनिंग, दीज आर नोन टू वर्क इन कोविड। पेशेंट से कहें कि दिन में 20-20 घंटे उल्टा लेटे, उसको मुश्किल आएगी। किसी के लिए आसान नहीं होता उल्टा सोना। अगर थोड़ी सी तोंद है तो और मुश्किल है। यहां एक और बात कहूंगा कि अगर आप कोविड आपको नहीं हुआ है या वैक्सीनेट हो रहे हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप मोटे हैं तो अपना मोटापा कम करिए। मैंने भी कम से कम 15 किलो रिड्यूस किया था पिछले साल जब कोविड आया था। मैं रोज आईसीयू देखता हूं, जिस व्यक्ति की भी इतनी सी भी तोंद है वो ज्यादा तड़प रहा है बजाय दुबले आदमी के। प्लीज अपना मोटापा कम करें, चाहे जैसे कम करें, ठीक है। हो गया है कोविड, उसके बाद नहीं, उस समय नहीं। आईसीयू में पेशेंट है, उसको कहें कि प्रोनिंग करना है, उल्टा सोना है और प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने लंग्स को ओपन करें जितना कर सकते हो। आखिरी चीज कि अपने मरीज को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें। फोन पे या जैसा भी आपके हॉस्पिटल में सिस्टम है। हमारे हॉस्पिटल में हम पेशेंट का वीडियो कॉल करवाते हैं, जूम मीटिंग करवाते हैं, उसके परिवार से, उसके क्लासमेट से, उसके दोस्तों से। अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इतने दिनों से आईसीयू में देख रहा हूं एक टिपिकल पैटर्न होता है कि पेशेंट एंजाइटी में जाता है, पैनिक होता है, उसका सैचुरेशन डाउन होता है, वो और पैनिक होता है, वो तेज ब्रीथ करना शुरू करता है, वो मास्क निकालता है, वो डिसैचुरेट होता जाता है और ये चीज डाउन 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 जाते कई बार पेशेंट अरेस्ट में चला जाता है, मतलब उसका हार्ट बंद हो जाता है। ये मैं कितने ही मरीजों के साथ देख चुका हूं। अपने पेशेंट की साइकोलॉजी को इंप्रूव करें, उसे किसी चीज का वास्ता दें कि तुझे इस चीज के लिए जीना है, तेरा ये बच्चा है, तुझे इसके लिए जीना है। उसको कोई जीने का मकसद दें, क्योंकि ये फाइट बहुत कठिन है। जैसा मैं कह रहा हूं ना कि एक मैराथन दौड़ रहा है आदमी लगातार 4 दिन तक, तीसरे चौथे दिन हर आदमी थकना शुरू होता है। तब काम आता है न्यूट्रिशन, तब काम आता है एक्सरसाइज, तब काम आता है साइकोलॉजी। यदि आप समुद्र में अकेले हो और तैर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, कोई उम्मीद नहीं है, तो एक समय बाद आप छोड़ दोगे। उसे उम्मीद दें कि तू ठीक हो रहा है, तुझे ठीक होके घर जाना है और तुझे इसलिए ठीक होके घर जाना है, ये बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अपने मरीज की जूम मीटिंग कराते हैं। अगर आपको मिलने दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको फोन अलाउ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ भी करके अपने पेशेंट को सपोर्ट करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लड़ाई में अल्टीमेटली विल पावर जीतती है। कोविड का कोई इलाज नहीं है, कोविड अपने आप ही ठीक होता है। आपको पेशेंट को बस उतने समय जीवित रखना है कि वो अपने आप ठीक हो जाए। तो एक्सरसाइज की बात हुई, साइकोलॉजी की बात हुई।
करीब जो 15% लोग हैं वो अस्पताल में जाते हैं, उनमें से करीब 5% लोग आईसीयू में जाते हैं और 1 या 2% लोग काल के ग्रास बनते हैं। आज भी कोविड में मॉर्टेलिटी करीब करीब 1% के आसपास तो है ही। ये स्थिति ना आए इसके लिए पहले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर को भी सपोर्ट करें अपने मरीज के अलावा। कोविड में कई बार ऐसा होता है कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की चीज़ होती है। अचानक किसी भी दिन आपका इम्यून सिस्टम बगावत कर देता है और सब कुछ खत्म करने निकल पड़ता है। पेशेंट का हार्ट रेट एकदम 150 160 हो जाता है, पेशेंट का बीपी डाउन होना शुरू होता है, पेशेंट की सांस तेज चलती है, सैचुरेशन डाउन होता है और विद इन 5 to 10 मिनट्स आप कुछ भी कर लो, पेशेंट चला जाता है। इस बीमारी ने मरीजों के अलावा अगर किसी भी बिरादरी का सबसे बड़ा नुकसान किया है तो वो डॉक्टरों का किया है। डॉक्टरों को गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। डॉक्टर मानता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो मैंने इलाज किया और ये ठीक हो गया, मैंने ये दवाई दी उसका रिस्पॉन्स आया। ये बीमारी ऐसी है कि कई बार लगता है कि यार आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी दे दो, फिर भी नहीं बचता। तो ऐसा होता है कई बार। हम लोग भी एज ए डॉक्टर कई बार निराश लौटते हैं अस्पताल से, लोगों को साइकोलॉजिकल असर होने लग गए हैं, डॉक्टर्स की सुसाइड की खबरें आ रही हैं कि लोग डिप्रेस हो रहे हैं कि यार ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो अपने मरीज के अलावा अपने डॉक्टर को भी सपोर्ट करें, उसे कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट करें। बड़ा दुख होता है, बड़ा बुरा लगता है कि मैं खुद अपने आईसीयू में रोज 10 से 12 से 15 घंटे तक काम करता हूँ, 8 से 8, 8 से 9, और उसके बाद यदि कोई पेशेंट मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है और अगले दिन अटेंडेंट कहता है कि साहब हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है, तो बहुत अखरता है। क्योंकि ये मेडिकल सिस्टम थक गया है, पिछले 1.5 साल से फाइट कर करके ब्यूरोक्रेसी थक रही है, सब लोग थक रहे हैं, मेडिकल सिस्टम थक गया है। और अगर ये मेडिकल सिस्टम टूट गया, ये चरमरा गया, तो यकीन मानिए प्रलय आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज सपोर्ट करें। तो मेरा एक तरफा मोनोलॉग इतना ही था। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर हो मैं तैयार हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब कुछ एक सवाल है जो कि मैं लेना चाहूंगा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बेसिक सवाल है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ग्रुप को मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब लगातार काम कर रहे हैं और अभी भी आप इनको देख सकते हैं कि जो अपनी आईसीयू वाली यूनिफॉर्म में है उसी में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें 2-3 जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आए हैं फोन पे, मैसेजेस पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो सबसे प्रमुख है वो ये है कि ये कोविड है, क्या ये सबको होगा? देखिए किसी न किसी फॉर्म में तो होगा ही, चाहे वो वैक्सीन के फॉर्म में हो चाहे बीमारी के फॉर्म में हो। भाई वैक्सीन में भी आप क्या लगा रहे हो? आप वायरस का कोई स्पाइक प्रोटीन लगा, आप कोई प्रोटीन लगा रहे हो, आप आरएनए लगा रहे हो, आप एटीन्यूएटेड वायरस ही लगा रहे हो। तो किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको होना ही है। वो कहते हैं ना आग का दरिया और डूब के जाना है, और हर एक को वो डूब के ही निकलना पड़ेगा। तो याद है आपने मुझे भी कोविड नहीं हुआ था और उसके बाद मुझे कोविड हुआ, तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से याद आई और मैंने वो सब फॉलो किया था जो आपने मुझे बोला था। तो डेफिनेटली मैं इस बात को मानता हूँ। और दूसरी बात ये कि क्या ये कोविड भी बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे मुझे माइल्ड सिम्टम वाला कोविड हुआ था, किसी को सीवियर टाइप का हो रहा है, किसी को कुछ मॉडरेट लेवल का हो रहा है। तो ये कितने टाइप के कोविड हैं और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कोविड पे क्या करना है? ये देखिए मोटे तौर पर तो एक ही वायरस मान के चलते हैं। अभी स्ट्रेन और म्यूटेंट की बात उतनी ना करें, हालांकि पिछली बार से इस बार चेंजेस हैं बहुत सारे, पर फिर भी वायरस तो वही है। वो अंदर जाके क्या करेगा ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। वो अंदर जाके क्या करेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले से इम्यूनिटी कितनी है, आपके शरीर में पहले से एंटीबॉडीज कितनी है, या आप कितने फिट हैं, या कि आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा या दूसरी चीज़ें कितनी कंट्रोल में है। यदि दुर्भाग्य से आप रीनल पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं और आपकी किडनी फेलियर की स्थिति है, तो वायरस आपके लिए ज़्यादा घातक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि आपने उस वायरस के पहले 5-7 दिन क्या किया। आप पहला लक्षण आने से लेके अस्पताल पहुंचने तक आपने कितना समय व्यर्थ किया या उपयोग किया। ये रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब भी, ये भी तब काम की हैं जब आप उसको पहले के समय में लगा दें, अर्ली स्टेज में लगा दें। ठीक है डॉक्टर साहब। और क्या एक और चीज जो सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को घर में हुआ है तो क्या ये सभी को होगा ही, या ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले की
जैसे आपने बताया जितने भी तरीके से हम बचाव करें, प्रिवेंशन लें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें तो बचा जा सकता है, और ये अलग अलग एज ग्रुप में नहीं होगा या बच्चों को नहीं होगा। एक्चुअली सर कोविड सबसे ज्यादा फैलाता कब है आदमी, जब उसको फीवर आने में 2 दिन होते हैं। उसे नहीं पता कि उसे 2 दिन बाद फीवर आएगा, पर मोस्टली उसे पता होता है कि वो जिससे लेके आया है उसे फीवर आ चुका है या उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया है। यदि आपके कांटेक्ट को फीवर आया है, आरटीपीसीआर न भी आया हो, अगर आपके कांटेक्ट को फीवर आया है तो यकीन मानिए उसको कोविड होने का पूरा चांस है, और उस क्षण से आपको आइसोलेट होना चाहिए। आप कब आइसोलेट होते हो? जब आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है। तब तक आप तो डिनाई कर रहे हो कि मुझे तो कोविड है ही नहीं, और जब आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया तब आप आइसोलेट हुए, तब तक मतलब क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव आदमी होता है फीवर आने के 2 दिन पहले से लेके फीवर आने के 2-3 दिन बाद तक। तो अगर हम सही समय पे आइसोलेट हो तो शायद परिवार को न भी हो, पर तब तक हम सब नॉर्मल खा रहे होते हैं। मैंने कहा ना, डिनायल इज दी बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यदि टाइम पे आइसोलेट हो जाए तो फैमिली यूजुअली बच जाती है। जी। और डॉक्टर साहब एक और सवाल आया है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए मुझे कोविड हुआ और मैं ठीक होकर के वापस आ गया, तो भी क्या मैं कोविड फैला सकता हूँ? मोस्टली नहीं। इवन आरटीपीसीआर भी 3-3 महीने तक पॉजिटिव आता है, पर आमतौर पे इन्फेक्टिविटी 10 से 12 दिन में खत्म हो जाती है। सरकार भी तो 14 दिन के आइसोलेशन के बाद आपको फ्री करती है, इसीलिए क्योंकि 10 से 12 दिन के बाद न आप इन्फेक्टिव रह जाते हो, न वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है। आजकल मरीज 20-20, 25-25 दिन आईसीयू में पड़े हुए हैं क्योंकि वायरस चला गया है, पर लंग्स इतने डैमेज्ड हैं कि न वो ठीक हो रहे हैं, न मतलब हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बेचारे फंस गए हैं। ये पेशेंट पिछले साल तक मर जाते थे, और इस बार ये पेशेंट्स फाइब्रोसिस के साथ फंस रहे हैं अगेन, क्योंकि वायरस चला गया है, वायरस रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, पर लंग डैमेज इतना ज्यादा हो गया है कि वो समस्या हो गया है। डॉक्टर साहब मैं वैसे पूछना तो नहीं चाहता था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो बहुत ज्यादा गंभीरता है उसको देखते हुए मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने अनुभव से 2 ऐसे केसेस बताएं जिसमें अपने ज्ञान की वजह से व्यक्ति कोविड की वजह से तहस नहस हो गया है, वो या उसका परिवार, और साथ में एक ऐसा केस बताएं जो कि जिन्होंने पूरा प्रोएक्टिवली इसको लिया, तरीके से लिया और उससे बड़े सक्सेसफुल निकले और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, बिना नाम लिए बताऊंगा ऑब्वियसली। हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कई बार कि पढ़े लिखे लोग हैं, भद्र लोग हैं, सुविधा संपन्न, साधन संपन्न लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि हर चीज घर में अरेंज की जा सकती है, कि अपन डॉक्टर से फोन पे सलाह ले लेंगे और घर में ही ऑक्सीजन लगा लेंगे, घर में ही रेमडेसिविर लगा लेंगे और घर में ही उस पर्चे को अप्लाई करते रहेंगे। अब आप घर में हो सकता है कि आप रेमडेसिविर भी लगा लो, लेकिन घर में रह के आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो कौन रोक सकता है? आपने रेमडेसिविर लगा ली, आपने हिपेरिन नहीं लगाया, आप रेमडेसिविर, डॉक्सी, आइवरमेक्टिन खाते रहे, आपने हिपेरिन लगवाया ही नहीं। क्यों? यदि आप अस्पताल में होते, डॉक्टर ने आपकी जांचें कराई होती और उसको समझ में आता कि नहीं यार इनको तो इस चीज का भी रिस्क है, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, फला चीज के अकॉर्डिंग, डी डाइमर के अकॉर्डिंग, तो वो शायद उन्हें बजाय एस्पिरिन के हिपेरिन का इन्फ्यूजन लगाता या कुछ और लगाता। अब पेशेंट आया ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, अब आप क्या करो? तो इस तरह के केसेस होते हैं, और उसके बाद आप फिर एक अंतहीन लड़ाई लड़ते हो जिसका नतीजा नहीं निकलता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पहले 7 दिन में आप जो करोगे वो क्रूशियल है। अभी तो ये होने लगा है कि मेरे पास यदि कोई आता है, कोई जैसे पेशेंट के रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, सर ये मेरा सीटी स्कैन देखो, इसमें 5 का स्कोर है। मैं कहता हूं भैया अभी बेड ढूंढ, हमारे यहाँ पे ढूंढ, जुगाड़ कर, भर्ती हो और सबसे पहले इलाज चालू कर, क्योंकि तू उस 5 का सीटी स्कोर लेके घूमता रहेगा कि मैं तो नॉर्मल हूं, और उसके बाद जब तू 3 दिन बाद ये सडनली 20 का हो जाएगा या 16 का हो जाएगा, तब सोचेगा कि अब मैं टोसी लगाऊं कि रेमडी लगाऊं, तब कुछ ना हो सकेगा। एक बात यहां पे मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा कि ये जो रेमडी, टोसी और इन सब को लेके हो गया है, कहीं कहीं ऐसा लगने लग गया है कि जैसे हमने स्टेजेस बना लिए दवाई की, कि जो सबसे सस्ती दवाई है वो सबसे कम काम करती है, डॉक्सी, आइवरमेक्टिन। फिर हमने माना है कि नहीं उससे ऊपर की दवाई जो है वो ज्यादा अच्छा काम करती है, रेमडेसिविर, यदि ब्लैक में लो तो और अच्छा काम करती है। तीसरी टोसिलिजुमैब, वो और अच्छा काम करती है क्योंकि वो 30,000 की थी और हम तो 3 लाख में लेके आए थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम कहीं ना कहीं शायद हम अपनी माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं या हम उससे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, वो मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर जिस बेचारे का रिलेटिव बीमार है अंदर, वो पता नहीं कहीं अपने आप को सोचता है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और यदि मैं जाके संजीवनी बूटी ले आऊं तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन टोसिलिजुमैब
जीवन रक्षक दवाई नहीं है। अगर होती तो मोदी जी वैक्सीन की बजाय टोसी बना रहे होते। सेम बात कि साहब व्यक्ति अंतिम स्थिति में पहुंच गया, लगभग 25/25 का डैमेज हो चुका है, अस्पताल में आज 25वां दिन है, फिर अटेंडेंट कहता है साहब एक बार प्लाज्मा ट्राई कर लें। पता नहीं कितना काम करता है, कितना नहीं करता है। WHO, ICMR, एम्स सभी कहने लग गए कि बहुत काम नहीं करता है। करता भी हो तो अर्ली स्टेज में हो सकता है कर सकता है कि जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है तब आपने एंटीबॉडी दी तो शायद कुछ काम करेगा। बट देन फिर हम भी कहते हैं कि यार साहब आप भी अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। मैं ऐसा आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं रवि डोसी हम लोग, कि आजकल कोविड का ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंट्स कर रहे हैं। कि वो फरमाइशी कार्यक्रम हो जाता है कि सर एक ये लगा के देख लें, सर एक ये नई दवाई आई है ये दे के देख लें। तो मुझे लगता है कि सारी दवाइयों का रोल समय पर है। सब दवाइयां शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, उनका एक्शन है, इन विट्रो है, इन विवो है, मतलब एक्सपेरिमेंटल एक्शन भी है, तो वो अर्ली स्टेज में है। 20वें दिन पे कुछ बहुत काम नहीं करता, स्टेरॉइड काम करता है, खून पतला करने की दवाई काम करती है, ऑक्सीजन काम करता है, बाईपैप काम करता है और मॉनिटरिंग काम करती है। इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो अगर ट्रीटमेंट करना है तो टाइम पर करो। जी, तो ये जो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे कुछ? हाँ, तो अब वो पेशेंट आया, फिर पेशेंट के जो परिवार के सदस्य थे, पेशेंट के स्पाउस, वो भी आए। अब वो सब कि भाई इनको हो गया है लेकिन हमको तो नहीं हुआ है। फिर वो आए तो वो और कम सैचुरेशन पे आए, और परिवार में दूसरे लोगों को भी कोविड हो गया एक साथ। और अल्टीमेटली मैंने पूरे परिवार खत्म होते देखे, मैंने एक परिवार के 5-5, 6-6 लोग मरते देखे। ऐसी कहानियां सुनी हैं कि शादी में गए थे, 4 लोग कोविड लेके आए, 3 चले गए, 1 बचा। कितने मरीजों के अटेंडेंट से मैं रोज मिलता हूं, एवरी डे एक ट्रेजिक स्टोरी सुनने को मिलती है कि साहब पिताजी यहां भर्ती हैं, माताजी राजश्री में भर्ती हैं, फला यहां भर्ती है, मैं अकेला 3 जगह के चक्कर काट रहा हूं। इकोनॉमी तो छोड़ ही दो बेचारे की, लेकिन जो मेंटल त्रासदी है उसका भी कुछ नहीं है। इसलिए फिर टाइम पर ट्रीटमेंट, लक्षण आते से ही डॉक्टर से बात करो, मान के चलो कि कोविड है, नहीं प्रूव होता है बहुत अच्छी बात है, पर मान के चलो कि है। जी, और ऐसा भी हुआ है कि कई बार पेशेंट का रिलेटिव आया कि साहब मेरे को सीटी में 5-6 का स्कोर है, मैंने कहा भैया भर्ती हो, रवि डोसी से बात कर, दवाई शुरू कर। उसने किया और एक्चुअली डिस्चार्ज होकर घर गया। और यकीन मानो सर, अभी तो इतने सीरियस पेशेंट्स हैं कि डिस्चार्ज होकर जाते दिखते हैं लोग ना, तो दिल में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जितना सीवियर कोविड ये वाला आया है, पिछली बार ऐसा नहीं था। हो सकता है कि स्ट्रेन दूसरा हो सकता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ गया हो। मतलब पिछली बार अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग इन्फेक्ट हुए थे और इस बार 10 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, तो पिछली बार 1 लाख में से शायद 1000 लोग बेड ढूंढते थे, इस बार 10,000 लोग बेड ढूंढ रहे हैं। तो पिछली बार जिनको हम वार्ड में रखते थे वो इस बार घर में ही ठीक हो रहे हैं। पिछली बार हम जिनको आईसीयू में रखते थे वो आजकल वार्ड्स में हैं। हमारे सभी अस्पतालों के वार्ड्स में 25%, 30%, 40% वाले बैठे हैं। पिछली बार जो लोग घर में गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलते थे, वो लोग अब हमारे आईसीयूज में हैं। तो शायद या तो बीमारी का मैग्नीट्यूड बढ़ा है या फिर हो सकता है कि स्ट्रेन भी चेंज हुआ हो, पर इस बार दिस इज बैड, दिस इज वर्स देन बिफोर। सो प्लीज 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 ट्राई नॉट टू कैच इट, get vaccinated early. If nothing like that, then at least treat in time. जी सर। Okay. So मैं आपसे फाइनली 3 या 4 क्वेश्चन रैपिड राउंड के पूछ सकता हूँ। बिल्कुल सर। हमें एक सनराइज इसका एक उपसंहार मिल जाए, एक समाने से कोविड जो है होता है। जी सर। वैक्सीन अगर हमने लगवाई है तो भी कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वैक्सीन के तीनों सवालों के जवाब देता हूं। हाँ, आ रहा है। वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्सीन या तो वायरस का एक टुकड़ा है या एटेन्यूएटेड वायरस है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको RT-PCR पॉजिटिव आ गया, वैक्सीन आपके ब्लड में गई है, RT-PCR आपके नाक में आ रहा है, वो जो ब्लड में वायरस का टुकड़ा गया है वो आपकी नाक में रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो RT-PCR और वैक्सीन टोटली डिफरेंट चीजें हैं। ये हो सकता है कि आप वैक्सीन लगवाने गए थे, वहां भीड़ थी, तो आप वैक्सीन और कोविड साथ साथ लेके आए। ये बहुत कहानी देखी है मैंने कि बुजुर्ग बेचारे जो साल भर से घर में छुपे हुए थे, वो वैक्सीन लगवाने गए और वहीं भीड़ से कोविड लेके आए। तो भैया वैक्सीन लगवाने भी जा रहे हो तो बाहर गाड़ी में बैठे रहो, अपना नंबर आए तब अंदर जाओ, वो भी डबल मास्क लगा के जाओ, आके सबसे पहले नहाओ, कपड़े एक तरफ करो, वो सेफ्टी रखो।
वैक्सीन से नहीं हो रहा है, वैक्सीन वाली जगह से हो रहा है। इसीलिए अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मिलकर ये जो 45 प्लस की वैक्सीन थी, ये कॉलोनीज में जा जाके लगवाई कि व्यक्ति जहां रहता है वहीं उसको वैक्सीन लग जाए, उसको जाना ना पड़े। राइट सर। तो वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं हो सकता, वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को कोविड हो सकता है। लेकिन फिर कहेंगे कि वैक्सीन लगे हुए व्यक्ति को जो कोविड होगा वो कंपैरेटिवली माइल्डर होगा बजाय उसके जो उसको अदरवाइज होता। मतलब कि अगर आपको वैक्सीन लगी है और आपको कोविड हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि आप अस्पताल तक, आईसीयू तक या मृत्युशैया तक नहीं पहुंचेंगे, आप बुखार सर्दी के साथ ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन आपके शरीर में एंटीबॉडी बना रही है, वो इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर रही। आपने वैक्सीन लगा ली, 2 डोज लगा लिए, 1 महीना हो गया, अब आपके ऊपर किसी ने छींका और वो कोविड पॉजिटिव है तो आपके अंदर वायरस गया, वो रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। लेकिन आपका शरीर उस वायरस को पहले से पहचानता है और उसको पता है कि ये कौन सा वायरस है, और वो तुरंत उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और मोस्टली वो उसको नाक के लेवल पे या लंग्स के माइल्ड इन्फेक्शन के लेवल पे पकड़ के निपटा देगा और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा या मौत नहीं होगी। जैसे आपको बचपन में चिकन पॉक्स की या इन सब की वैक्सीन लगी हुई हैं, तो क्या इनके वायरस खत्म हो गए संसार से? नहीं हुए। आज भी चिकन पॉक्स का वायरस आपके शरीर में जाता है, लेकिन आपके शरीर को पता है कि चिकन पॉक्स का वायरस है, अपने पास एंटीबॉडी है, अपने को खत्म करना है, कर देता है। तो फिर इस हिसाब से डॉक्टर साहब, फिर इस क्वेश्चन में एक अगला पार्ट होता है कि एक बार वैक्सीन लग गई और ये कोरोना का काल निकल गया, तो ये वैक्सीन के बाद अब मुझे कभी और वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अभी नहीं कह सकते क्योंकि इतना समय नहीं बीता है, पर ऐसी भी बातें हो रही हैं कि वायरस भी अपने वर्जन्स को अपग्रेड कर रहा है एंड्रॉइड की तरह, और आपको भी अपना सेलफोन अपग्रेड करना पड़ेगा कि वो उसको सपोर्ट करे। मतलब मैंने सुना है कि जो आरएनए वैक्सीन्स हैं वो टाइम टाइम पे अपडेट होंगी, जो मॉडर्ना आ रही हैं उनको टाइम टाइम पे अपडेट किया जाएगा वायरस के म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग। बट देन हर वैक्सीन अलग तरह की है, कोवैक्सीन का सिस्टम अलग है और कोविशील्ड का अलग है। ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद कोविशील्ड वालों को या कोवैक्सीन वालों को वायरस के म्यूटेशन से भी उतनी ही सुरक्षा है, क्योंकि उसको आरएनए से मतलब ही नहीं है, म्यूटेशन आरएनए में हो रहा है। तो वैक्सीन लगवाए व्यक्ति को, स्पेशली जहां तक मैंने पढ़ा है, ऐसा है कि एमआरएनए वैक्सीन वालों के वैक्सीन वर्जन भी शायद फ्यूचर में अपडेट होंगे। और जैसा फ्लू शॉट्स लगते हैं, विदेशों में बहुत लगते हैं, कि आपको हर 6 महीने में या हर 1 साल में वैक्सीन का बूस्टर लगवाना पड़ेगा। अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है। और एक आखिरी बार आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ताकि उसके बाद हम सेशन को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। हम लोगों ने जो समझा है वो ये है कि हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल, हमें इम्यूनिटी अच्छी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल, इलाज नहीं है आपने जैसा बोला, बिल्कुल, वैक्सीन लगाना पड़ेगा, हमें कोविड बिहेवियर इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। उसको मास्क बांधना पड़ेगा घूंघट की जगह, जी। तो ये हमें करना पड़ेगा। मतलब एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैसेजेस और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने नहीं की अभी तक खूब आ रहे हैं, ये लगा लो तो इससे नहीं होगा, ये पेस्ट खा लो तो इससे नहीं होगा, ये नाक में डाल दो तो इससे नहीं होगा। तो क्या इन सब बातों को एक साइड रखें और सिर्फ इलाज पे कॉन्सेंट्रेट करें? एग्जैक्टली, इनमें से कोई चीज कुछ हो सकता है? 2 बातें बोलता हूँ सर। वायरल डिजीजेस आमतौर पे सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, कुछ एक को छोड़ दें तो, जैसे हेपेटाइटिस बी और ये सारी चीजें भी सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। जैसा मैंने कहा, वायरस का उद्देश्य आपको मारना नहीं होता, अपनी प्रजाति को बढ़ाना होता है। पीलिया में भी ये होता है, वायरस आपके अंदर गया, वायरस मल्टीप्लाई किया, आपके रास्ते निकल गया, अगले को फैलाने चल पड़ा। अब जब हेपेटाइटिस का वायरस आपके अंदर आया तो पीलिया चढ़ना शुरू हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उस पीलिया का भी कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर आपको सपोर्टिव दवाइयां देगा, आपको यूडिलिव खिलाएगा और लिव 52 खिलाएगा और कुछ कुछ खिलाता रहेगा, सपोर्ट करेगा आपको, और हाई प्रोटीन और ये और वो डाइट्स देगा। फिर पीलिया चढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि उस वायरस की एक लाइफ साइकिल है, वो पहले पीक पर जाएगा फिर उतरेगा। जब वायरस लगभग पीक पे है तब आपका बिलिरुबिन हो गया 20-22, अब आप कहोगे यार ये डॉक्टर से काम नहीं चल रहा, फिर एक डॉक्टर और बदल लोगे, बिलिरुबिन उतना ही रहेगा। फिर आप जाओगे कि वो बाबा हैं जो मतरते हैं, पीलिया उतारते हैं, वो एक चूने का पानी लगाते हैं और आपका पूरा पीलिया झाड़ देते हैं। मैं किसी बाबा के किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट स्टिल क्या होगा, तब तक वायरस उतार पे है। बाबा जी वो चूने के पानी से आपका बिलिरुबिन हाथ पे से घोल के निकाल देंगे, कहेंगे देखो आपका पीलिया उतर गया। वायरस सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे जुखाम सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे पीलिया सेल्फ लिमिटिंग है, वैसे ही कोविड भी सेल्फ लिमिटिंग है।
आपको बस उतने समय जीने की शक्ति चाहिए, इम्यूनिटी वाइज, साइकोलॉजिकली, फिटनेस वाइज, मेंटल फिटनेस वाइज और फाइनेंशियली भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मजा आ गया इस सेशन में। और आपके लिए मैं 1,50,000 धन्यवाद इस पूरे ग्रुप की ओर से, थैंक यू। उज्जैन वालों की ओर से, जबलपुर और भोपाल सभी की ओर से। और आशा करते हैं कि भविष्य में जरूर आप हमें कुछ और भी बताएंगे। जो आप बताएंगे हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाके आगे देना चाहेंगे। और आपका, जैसा मैंने आपको बताया, आपका ग्रुप है, आप अपनी पूरी भड़ास भी निकाल सकते हैं। आप अपनी जो चाहें हमें बताना चाहें वो प्लीज बताइएगा। और आपका बहुत बहुत आभार, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका, और आपसे ये सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि जब जब हमें जरूरत हो आप जरूर हमारे पास आइए।